नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं। सामाजिक पाखंड। एक ऐसा मुखौटा जिसे लोग पवित्रता का नाम देते हैं। चलिए उसके पीछे झांकते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक ऐसे सज्जन से जिनके बारे में कहा जाता है, अरे उनका तो सब कुछ पवित्र है। अब ये एक ऐसा दावा है जो अपने आप में ही कई सवाल खड़ा कर देता है कि नहीं? तो सबसे पहले आइए इसी पवित्रता के मुखौटे को थोड़ा करीब से देखते हैं। समझते हैं कि आखिर ये बनता कैसे है। तो देखिए, समाज की नजरों में इनकी पवित्रता का सबूत क्या क्या है। अरे भाई, सब कुछ एकदम परफेक्ट। अपनी ही जाति में बाजे गाजे के साथ शादी की, और उनकी पत्नी कहते हैं कि 7 जन्मों से उन्होंने किसी और मर्द की तरफ देखा तक नहीं। वाह। बच्चों की शादियां भी एकदम पारंपरिक मंडप में करवाईं। बेटी को दहेज दिया तो बेटे के लिए दहेज लिया, हिसाब एकदम बराबर। यहाँ तक कि बेटे की पत्नी भी खुद ही चुनकर लाए। मतलब समाज के सारे नियमों पर टिक मार्क। लेकिन इस चमकती हुई पवित्रता की तस्वीर के पीछे की असलियत क्या है? हकीकत ये है कि ये साहब अपनी जायदाद पर जीते हैं, एकदम फुर्सत में। और ये फुर्सत कटती कैसे है? दूसरों के किस्से कहानियों में, उनकी बुराइयों की चर्चा में, और अगर इससे भी थोड़ा वक्त बच जाए तो अपनी मूंछ के सफेद बाल नोचते रहते हैं या फिर बर्तन बेचने वाली के आने का इंतजार करते हैं। बड़ा ही मजेदार कॉन्ट्रास्ट है। तो अब सवाल उठता है कि ये जो पवित्रता है, ये जिंदा कैसे रहती है? इसे ताकत कहाँ से मिलती है? तो हमारा अगला हिस्सा इसी पर है। निंदा से पोषण। मतलब दूसरों की बुराई ही इनकी अच्छाई का खाना है। ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी सोच का निचोड़ है। मतलब एकदम साफ है। अपनी अच्छाई साबित करने के लिए दूसरों का बुरा होना बहुत जरूरी है। ये लोग हमेशा दूसरों की बुराई का गंदा पानी अपने लोटे में लिए घूमते हैं, ताकि जैसे ही मौका मिले अपना चेहरा धोकर और चमका सकें। दूसरों की कीमत पर खुद को महान दिखाने का एक क्लासिक तरीका। और लेखक इसे और भी तीखे अंदाज में बताते हैं। उनके लिए ये जो दूसरों की बुराई करना है, ये एक तरह से हाजमे के चूर्ण जैसा है। मतलब खाना खा लिया, उसके बाद किसी के भाग जाने की या किसी की शादी टूटने की बातें करना पाचन के लिए बहुत जरूरी है। तो होता क्या है कि जब ये लोग कहते हैं, हाय कैसा बुरा जमाना आ गया है, तो ये असल में दुखी नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। क्योंकि दुनिया जितनी बुरी होगी, ये तुलना में उतने ही अच्छे लगेंगे। ये एक तरह की दिमागी चालाकी है, पूरी दुनिया के पतन में से अपने लिए गर्व का कारण ढूंढ लेना। अच्छा, तो इस निंदा और गपशप का सबसे बड़ा, सबसे फेवरेट टॉपिक क्या होता है? जाहिर है, प्रेम और विवाह। तो चलिए देखते हैं हमारे अगले हिस्से में प्रेम पर पहरे। यहाँ स्क्रीन पर 2 चिट्ठियां हैं। ये 2 अलग-अलग जिंदगियों, 2 अलग-अलग फैसलों को दिखाती हैं। एक तरफ है सुनीता, जो लिखते हैं, पिताजी मैंने रमेश से शादी कर ली है। उसने अपना फैसला खुद लिया। और दूसरी तरफ है वो लड़की जो अपने प्रेमी को लिखती है, रमेश मैं अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकती। एक ने हिम्मत दिखाई तो दूसरी ने समाज के नियमों के आगे हार मान ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जो माँ बाप थे जिन्होंने कहा था अरे वो तो हमारे लिए मर चुकी है, कुछ ही महीनों बाद वही लड़की उनके घर में सबको चाय परोसती हुई मिलती है। और यहीं लेखक एक बहुत तीखा सवाल पूछते हैं, अगर वो आखिर में बेटी ही थी तो फिर शुरू में बेटी क्यों नहीं थी? ये दोहरापन, ये पाखंड क्यों? अब आता है इस पूरी बहस का सबसे सबसे दिलचस्प मोड़। जब ये परंपरावादी लोग अपनी दलीलें देते हैं तो लेखक उन्हीं के हथियार, उन्हीं के शास्त्रों से उन्हें जवाब देते हैं। तो जैसे ही कोई परंपरावादी कहता है, देखो लड़की लड़का भागकर शादी कर लिए, कैसा बुरा जमाना आ गया है, तो लेखक तुरंत जवाब देते हैं, अरे भाई हमारे देश में सबसे अच्छी शादियां तो लड़की भगाकर ही हुई है। और फिर वो कृष्ण और रुक्मिणी, अर्जुन और सुभद्रा का उदाहरण देते हैं। मतलब ये कोई नई या अनैतिक बात नहीं, बल्कि हमारी ही संस्कृति और इतिहास का एक हिस्सा है। फिर अगली दलील आती है जाति की। लेकिन वो लड़का लड़की तो अलग अलग जाति के हैं। इस पर लेखक का तर्क देखिए। वो कहते हैं, पर इंसान की जाति के तो हैं या नहीं? और वो याद दिलाते हैं कि हमारे यहाँ तो भीम ने हिडिंबा से शादी की थी, जो मनुष्य जाति की भी नहीं थी। तो फिर आज ये बंधन क्यों लगाए जा रहे हैं? और इस पूरी बात को समझाने के लिए लेखक एक मजेदार व्यंग्यात्मक कहानी गढ़ते हैं। वो कल्पना करते हैं कि क्या जब राम ने पुष्प वाटिका में सीता को देखा होगा तो लक्ष्मण से पूछा होगा, सुनो तो, क्या राजा जनक अपनी बिरादरी के हैं? अच्छा, तभी मेरा मन उन पर आया।
ये आज के समाज की जाति को लेकर जो छोटी सोच है, उस पर एक बहुत गहरा तंज है। तो अब हम इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, जो अनुभव और परंपरा के असली मतलब पर ही सवाल उठाता है। नाम है अनुभव का सच। अक्सर बड़े बुजुर्ग अपनी बात मनवाने के लिए कहते हैं, भाई हमने पूरी जिंदगी देखी है, हमारे जीवन भर के अनुभव का भी तो कोई महत्व है। लेकिन सवाल ये है कि उस अनुभव का असली महत्व है क्या? अब देखिए, अनुभव जो है ना, वो एक ही सिक्के के दो पहलू सिखा सकता है। एक इंसान 60 साल जीने के बाद ये सीख सकता है कि सबसे दबकर रहो, सबके सामने झुक जाओ। वहीं कोई दूसरा इंसान उतने ही अनुभव से ये सीख सकता है कि किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो असल में अनुभव उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि उससे सीखा गया सबक। और लेखक इस पूरी बहस को एक ऐसी जबरदस्त मिसाल के साथ खत्म करते हैं जो दिमाग में बैठ जाती है। ये लाइन हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या परंपरा का आंख बंद करके पालन करना समझदारी है, या फिर ये बिना रीढ़ की हड्डी के जीने जैसा है?